राधे राधे एवरीवन। तो आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड पार्ट। कल हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे इस चैप्टर के, और आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, और अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप इवेल्युएट कर पाओगे खुद को कि कितना आपने इस चैप्टर में सीखा है और कितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है डायग्राम दिया हुआ है, 26 क्वेश्चन है हमारा। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है यहाँ पे, वो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं सारी। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये क्या है? इम्प्लांट है, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है जो क्या करते हैं, स्किन के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। लाइक आर्म्स में, आर्म है ये हमारी, तो इसमें ऊपर वाले हिस्से में इम्प्लांट अप्लाई किए जाते हैं अंडर द स्किन। और ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसे थिक करवाते हैं, ठीक है। तो ये काम रहता है इम्प्लांट्स का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिवाइस मेड अप ऑफ रबर। रबर के नहीं बनते ये रबर के क्या बनते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ डिवाइस मेड अप ऑफ थिन रबर। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज़ अ डिवाइस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूट्रस। यूट्रस में नहीं इंसर्ट किया जाता इसे, ठीक है। लास्ट वन इज इट इज़ अ 6 स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल्स कॉल्ड इम्प्लांट्स। येस, एंड दिस आर प्लेस्ड अंडर द स्किन। और ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शन से डायग्राम से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये क्या है, ये डायग्राम से ही पता चल रहा है फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में मेल बोला है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट यहीं पे। ये फीमेल कॉन्डोम है जो क्या करती है, सर्विक्स या वेजाइना को कवर करती है कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग। तो ये करेक्ट हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, इसमें इन्होंने कहा पेनिस। पेनिस मेल जेनाइटल ऑर्गन है, तो इसमें भी ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ये आईयूडी बोल रहा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है ये, ठीक है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जाएगी बी। ये फीमेल कॉन्डोम है जो कि सर्विक्स को या वेजाइना को कवर करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। अगर मेल का होता तो मेल में पेनिस को कवर करता है, ओके। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें आईयूडी का डायग्राम दिया गया है और इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ये जो आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये टी शेप की है। तो सिंपल याद रखना, ये क्या है, कॉपर टी, ठीक है। अब ऑप्शन जितने भी गिवन है उनमें सिर्फ एक में ही कॉपर टी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट हो जाएगी। और ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है। देखो अब मैं बताती हूँ ये करता क्या है। जो कॉपर टी है वो कॉपर रिलीज़ करता है, ठीक है। कॉपर कंटेनिंग आईयूडी है ये, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो टी शेप का होता है। ये यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में फ्लूइड प्रोड्यूस करवाता है, जो क्या करता है, जो स्पर्म्स आते हैं उन्हें किल करवा देता है। और जो कॉपर आयन है वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। कैसे? अभी मैंने बता दिया आपको। ये अब जो म्यूकस है ना उसे बहुत थिक करवा देगा, और जो फ्लूइड प्रोड्यूस करवाएगा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में, वो टॉक्सिक होता है स्पर्म के लिए, ठीक है। तो स्पर्म किल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज, ऑन विच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। ओव्यूलेशन ये मैंने कल भी बताया था, जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। ये एक नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का। तो उसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो ओव्यूलेशन है वो एक्सपेक्टेड कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17th डे पे। तो उसी टाइम पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते।
ठीक है, तो उस मेथड को हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। और अगर पूछा जाए सिंपल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन पे ओव्यूलेशन की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो 10 to 17, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट इंक्रीज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन ड्यू टू, मतलब इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन का इनमें से क्या रीज़न नहीं है, तो डिक्रीज़ इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो जिस रेट से पहले बच्चों का मृत्यु हो रही थी, डेथ हो रही थी, अब वो डिक्रीज़ हो गया, ये तो सही बात है। नेक्स्ट इज डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोड्यूसिबल एज, अगर डेथ कम हो रही है तो जो रिप्रोड्यूसिबल एज है उस तक तो लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डिक्लाइन इन डेथ रेट, यस डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें डिक्रीज़ आया है, तो ये भी बढ़ती पॉपुलेशन का रीज़न है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है, तो क्या रीज़न नहीं है इनमें, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं देखो उनका मेन फंक्शन याद रखना, ये क्या करती हैं, LH और FSH इनके सिक्रीशन को नहीं होने देती, और यही दोनों क्या करवाते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं। अब अगर इन दोनों की सिक्रीशन नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा हमारा ए। ये एस्ट्रोजन को इनहिबिट करेगी नहीं, चेक अटैचमेंट ऑफ जाइगोट नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज सेफेस्ट, सबसे सेफ क्या होती है, देखो सबसे सेफ है, जितने भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबसे सेफ अगर माना जाए तो यही हम कंसिडर करते हैं कि वो परमानेंट हो। ठीक है, तो इनमें से परमानेंट कौन सा है, रिदम मेथड नहीं, द यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी MTP है, ये सेफ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हम परमानेंट मेथड को ही बोलते हैं। ठीक है, जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ना, लाइक मेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वेसेक्टोमी एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, तो वो परमानेंट होते हैं और सबसे सेफ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स इज इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट ऑन, कि जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उनकी सक्सेस अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसमें ऑप्शंस है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करके, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये दोनों परमानेंट मेथड है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबो बाय पीपल, ये मेन चीज़ है कि हम चाहे कितने भी प्रोग्राम शुरू कर दें, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोग उसे एक्सेप्ट करें, तो इसी चीज़ पे सक्सेस डिपेंड करेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट इज़ एक इंडिविजुअल है जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करा रहा है, मतलब परमानेंट मेथड है ये कॉन्ट्रासेप्शन का, इन विच स्मॉल इंसिजन, जो हल्का सा कट लगेगा वो इन्होंने एक्स दिया है, मतलब हमें सिलेक्ट करना है किस पार्ट पे लगेगा, एंड द पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, देखो वास्ट डिफरेंस आ गया तो मतलब मेल की बात हो रही है, और कौन सा पार्ट और एक पार्ट जो है वो उसे हम वैसे वास्ट डिफरेंस को हम रिमूव करेंगे या फिर टाई अप कर देंगे, तो किस पार्ट पे लगता है इंसिजन, स्क्रोटम पे लगता है। ठीक है, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब तो वैसे ही कैंसिल कर दो क्योंकि फीमेल के अंदर है, और ये स्क्रोटम के अंदर लगेगा, एंड जो गैमेट ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर MTP वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया, MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो MTP था मीन्स अबॉर्शन, वो लीगलाइज्ड की गई थी इन 1971। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट इज MTP वॉज कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द ब्लैंक वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, देखो ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि जो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये 9 मंथ की होती है देखो प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगर किसी को अबॉर्शन, किसी लेडी को अबॉर्शन करवाना है तो वो पहले 3 मंथ के ड्यूरिंग करवा लेना चाहिए, अगर वो किसी रीज़न से उसे करवाना पड़ रहा है तो। ठीक है, तो सेफ सिर्फ 3 महीने के लिए होती है, उसके बाद बेबी के ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं, तो अबॉर्शन
रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो उसे 3 ट्राइमेस्टर में वो डिवाइड होती है। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो पहले 3 मंथ का होता है, उसके बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो नेक्स्ट 3 मंथ का होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट के 3 मंथ्स का होगा। तो जो फर्स्ट 3 मंथ हैं उनमें टोटल कितने वीक होंगे ये देख लो। वीक पूछा इन्होंने यहाँ पे, तो हमें वीक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 3 मंथ में 12 वीक हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा ए, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन वाला है ये क्वेश्चन भी। तो असर्शन देखते हैं पहले इन्होंने क्या बोला है। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस, जो एसटीडी होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से अदर पर्सन में। तो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। रीज़न इन्होंने बोला है कि जो एसटीडीज़ हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डोम्स, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट रीज़न भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। देखो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो सब कैसे फैलती हैं, ब्लड के कांटेक्ट से। मतलब कोई भी फ्लूइड अगर बॉडी से इन्फेक्टेड बॉडी से जो सही बॉडी है उसमें जा रहा है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जाएगी, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स से, फिजिकल कांटेक्ट से, इन सब से फैलती हैं। तो हेपेटाइटिस बी भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, फिजिकल कांटेक्ट से भी, सेक्सुअल कांटेक्ट से। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। Next question is, which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? STD से regarding correct statement हमें choose करनी है। तो ऑप्शन पढ़ता है पहले सारे। फर्स्ट ऑप्शन इज the chances of a 5-year boy contacting a STD are very little. Yes, जो 5 साल का बच्चा है उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। देखो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये कॉमन है, जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप माना जाता है 15, पेन से लिखते हैं इसको, 15 से 24 का जो एज ग्रुप होता है वो सबसे कॉमन है एसटीडी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए। तो ये बिल्कुल सही है कि 5 ईयर का जो बच्चा है उसमें बहुत कम चांसेस है। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। बाकी फिर भी बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। अ पर्सन में कॉन्टेक्ट साइफिल्स बाय शेयरिंग मिल्क विद द वन हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़। तो ऐसा नहीं होता, ये साइफिल्स ऐसे नहीं फैलती है। अभी बताऊंगी इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट हीमोफीलिया, एसटीडी बोला इसने। तो जो हीमोफीलिया है वो एसटीडी नहीं होता, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट जेनाइटल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडी, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये ऑटो इम्यून लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ए है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अगर हमें ट्रांसमिट होने से अवॉइड करना, रोकना है, तो हमें इनमें से क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। यस, मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्स करेंगे तो एसटीडी फैलने के चांसेस हैं। तो टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी वी शुड, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अनप्रोटेक्टेड बोल दिया इन्होंने, अनप्रोटेक्टेड नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता तो स्टेटमेंट सही होती, बट इन्होंने अनप्रोटेक्टेड बोल दिया तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस। यस, तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नेक्स्ट इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ये स्टेटमेंट भी सही है। अननोन पार्टनर, क्या पता उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो पहले ही,
तो उस पर्सन से डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड नहीं आना चाहिए बल्कि प्रोटेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, यस करना चाहिए यूज़। नेक्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये वाली एक गलत है बस। और नेक्स्ट, अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम कभी भी अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमें यूज्ड नीडल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ ही जब टैटू वगैरह भी बनवाते हैं तो उस पर भी जो नीडल यूज़ होती है वो यूज्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या पता वो किसके ब्लड कांटेक्ट में आई हो और फिर वही नीडल से आपके बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी। तो चांसेस हैं अगर उस पर्सन को कुछ भी डिजीज़ होगी तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए शेयरिंग ऑफ नीडल्स को भी अवॉइड करना चाहिए अगर हमें एसटीडी से बचना है तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बी को छोड़ के बाकी सब सही हैं। तो 1 3 ये वाली बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसे अगर हमें पहले पता चल जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो वो अगर अच्छे से ट्रीट कर दी जाए तो वो क्योरेबल हो। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लेना। 3 डिजीज़ हैं जो नॉन क्योरेबल है, ठीक है, जिन्हें जो ठीक नहीं की जा सकती। और इसको आप याद रखना ट्रिपल एच से, ठीक है। ट्रिपल एच में फर्स्ट जो एच है वो HIV। HIV से क्या होता है, एड्स, ठीक है। तो याद रखना HIV एड्स क्या है, नॉन क्योरेबल है। सेकंड है H, वो यूज़ है हर्ब्स के लिए, जो जेनाइटल हर्ब्स एक डिजीज़ होती है वो नॉन क्योरेबल है। और थर्ड जो H है वो है हेपेटाइटिस B, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ है जो नॉन क्योरेबल है, ठीक नहीं की जा सकती। तो हेपेटाइटिस नहीं की जा सकती, ठीक, HIV इन्फेक्शन नहीं किया जा सकता, जेनाइटल हर्ब्स भी नहीं किया जा सकता। तो इनमें से जो ठीक की जा सकती है वो साइफिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। अब इसने फिर यही पूछ लिया कौन सी है जो नॉन क्योरेबल है। तो अभी मैंने बताया ट्रिपल एच से याद रखना। फर्स्ट H इज़ फॉर HIV एड्स, second one is for genital herbs H herbs and third H is for hepatitis B, ठीक है। तो ये तीनों डिजीज जो है नॉन क्योरेबल हैं, इनका कोई क्योर नहीं है। तो याद रखना ये जो 2 क्वेश्चन है इन दोनों से सिमिलरली एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आप याद रखना, नॉन क्योरेबल डिजीज़ का नाम आए तो ट्रिपल एच आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। Next question is, it is a disease which mainly affects mucous membrane, urogenital tract। इस डिजीज़ के बारे में पूछा है, कौन सी डिजीज़ है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को। इन मेल्स, बर्निंग फीलिंग ऑन पासिंग यूरिन, जब यूरिन पास करता है तो बर्निंग फीलिंग भी फील होती है। आफ्टर अ येलो डिस्चार्ज अकर इन दैट अकम्पेन्ड बाय हेडेक, और हेडेक भी होता है और फीलिंग ऑफ इलनेस भी फील होती है। तो ये NCERT में मेंशन नहीं है बट फिर भी आप याद रख लेना, जब ऐसे सिम्टम्स हों मेल बॉडी में तो जो डिजीज़ होती है वो गोनोरिया होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, study the given reasons on the basis of which pregnancy can be terminated। इनमें से कौन से रीज़न हैं जिनमें हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं, मीन्स अबॉर्शन कराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना हो तब हम अबॉर्शन करवाते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द फर्टिलिटी और हार्मफुलनेस टू द मदर और द फीटस और बोथ ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट मीन्स क्या है, कई बार प्रेगनेंसी
कंटिन्यू करने की वजह से वो बच्चे के लिए फीटल हो जाती है, मीन्स उसकी डेथ होती है, या फिर वो मदर के लिए हार्मफुल हो जाती है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना, या फिर वो बच्चे के लिए कई बार हार्मफुल हो जाती है, या कई बार दोनों के लिए भी, तो उस केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ इन ईच एंड एवरी केस। हर एक केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स एमटीपी करवाना सेफ नहीं होता। ठीक है, लाइक अगर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उस टाइम पे अबॉर्शन नहीं सेफ रहता। इफ़ द फीटस इज़ मेल, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। जेंडर के बेस पे तो एमटीपी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज में इसका मेन रोल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, तो हमारी सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन किस में करेक्ट बताया गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ एसटीडी। यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जांपल दिए हुए हैं, और आइडेंटिफाई द वन और मोर विच स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो इसके ऑप्शंस हैं एड्स, साइफिल्स, गोनोरिया एंड जेनिटल वॉर्ट्स। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि जो एड्स डिजीज़ होती है, एड्स में सेक्स ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है, और इसने कहा है कि इनमें से कौन सी एक या उससे ज़्यादा डिजीज़ हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो साइफिल्स, गोनोरिया एंड जेनिटल वॉर्ट, तीनों में सेक्स ऑर्गन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। एड्स में नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल नॉट हेल्प, ये ध्यान से देखना, विल नॉट हेल्प पीपल टू बिकम फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ एसटीडी। मतलब कोई पर्सन है, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो इन्फेक्शन है उससे फ्री होने में कौन सा प्रिंसिपल नहीं हेल्प करेगा। सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट में इन्होंने बोला ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स इन कोर्स ऑफ कोइटस, मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो कॉन्डोम यूज़ करनी चाहिए, तो ये हेल्प करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए, और अननोन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे आप जानते ही नहीं है, उसे क्या पता कौन सी डिजीज़ हो, फिर वो सेक्सुअली आप में सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान आप में ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, रेफर एनी वन इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट हो रहा है तो किसी एक केस को आप एज्यूम कर लो और उसकी अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोस करवाओ, और फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट लो उसका। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम किसी एक केस को रेफ़र करके अपने डाउट को सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिनके सिम्टम्स बहुत लेट दिखाई देते हैं, लाइक एड्स। ठीक है, 5 से 10 साल भी लग जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं आप प्रॉपरली कह सकते। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट लो। जब भी आपको कोई डिजीज़ डायग्नोस होती है तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन्वॉल्वमेंट इन सेक्स विद नॉन पार्टनर या सिंगल पार्टनर, तो ये चीज़ भी सही रहती है। अगर आपका पार्टनर नॉन है या सिंगल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स हो रहा है, तो अगर उसे कोई डिजीज़ है तो वो चीज़ आपको पहले पता होगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा हमारा थर्ड। ये नॉट पूछा है इन्होंने, प्रिंसिपल विल नॉट हेल्प, तो थर्ड आंसर करेक्ट जाएगा इसका। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस कैन also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too। देखो, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो सभी फैल सकते हैं, नीडल के थ्रू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू, या अदर कोई फ्लूड लाइक सलाइवा भी अगर ट्रांसमिट हो रहा है ना तो भी।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो जो डिजीज़ दी है उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी फैलता है इन सब मेथड से। जेनिटल हर्प्स एंड HIV, ये दोनों ही डिजीज़ जो हैं वो इन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, इन सब से फैल जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो साइफिल्स है और क्लेमाइडियासिस है, ये सब इन सब ऐसे नहीं फैलती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ए इज करेक्ट। Next question is the transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomeres in fallopian tube is called। देखो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या ट्रांसफर हो रहा है, जाइगोट। कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जिफ्ट, मीन्स जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है उसमें कौन सा प्रोग्राम इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र जो होता है, जिफ्ट, वही करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करता है, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसको हम, जब फर्टिलाइजेशन है वो बाहर करवाई जाती है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब हम मेल बॉडी से सीमेन को कलेक्ट करके, सीमेन के अंदर स्पर्म्स हैं तो सीमेन को कलेक्ट करके फीमेल बॉडी में वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे इन ऑफ ए हेल्दी डोनर। ये बहुत ज़रूरी है। देखो कई बार क्या होता है, हस्बैंड का जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं, तो वो किसी हेल्दी डोनर से भी लेके फीमेल वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। मतलब गिफ्ट जो प्रोसेस है इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। जो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो किस फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है। तो देखो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है जिफ्ट, ये पेन से ही लिखते हैं, एक तो होती है जिफ्ट और एक है गिफ्ट, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। गिफ्ट में गैमेट का ट्रांसफ़र होगा और जिफ्ट में जाइगोट का, ठीक है। अब देखो इन्होंने बात की है गिफ्ट की, गैमेट ट्रांसफ़र करना है। तो गैमेट किन फीमेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जो खुद का गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, मीन्स ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है जो फीमेल्स, तो उनके अंदर ये प्रोसेस रिकमेंडेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये में ये दिया हुआ है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है उन्हें ही इस प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है। फीटस इनसाइड यूट्रस नहीं, ऐसा नहीं होता। हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म पैसेज की बात नहीं है यहाँ पे, खुद ओवर जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है उनके लिए होती है, ठीक है। हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है हमें, ठीक है। तो 2001 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 1.7 था, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट इज मैरिजेबल एज फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। देखना जो पहले मेल का है तो यहाँ पे पहले मेल की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेल की मैरिजेबल एज 21 ही है और फीमेल की 18, ये भी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल, यस। आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया लाइज मोर ऑफन इन फीमेल पार्टनर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कुछ जनरलाइज्ड नहीं है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो मेल के ही अंदर होगी या फीमेल के अंदर ही होगी, वो किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने फीमेल पार्टनर मेंशन किया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी डी है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है रिगार्डिंग जिफ्ट। अभी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स दिए ना इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है।
तो जिफ्ट की क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो अब इससे रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है तो देखते हैं। फर्स्टली जिफ्ट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन इट इज़ वन ऑफ दोज टेक्निक नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये। नेक्स्ट इज थ्रू दिस प्रोसेस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इंजेक्टिंग ओवम इनटू द स्पर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न करवाते हैं, ठीक है, वो बॉडी से बाहर होता है एंड देन उसको हम मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट। तो उस जाइगोट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट ही उन्होंने पूछी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसने कहा जाइगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज कलेक्टेड यस एंड ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो हमारी ए बी एंड डी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सी हमारी इनकरेक्ट है और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना, पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट देखो, ICSI इट मीन्स क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जब बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम। जब हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को हम ICSI बोलते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये क्या होता है, आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, ठीक है, इनटू वेजाइना या यूट्रस में जब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हम सीमेन को। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा IUT मीन्स इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफ़र है ये, ठीक है, यूटेराइन ट्रांसफ़र, तो फिफ्थ हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट गिफ्ट मीन्स गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओवम, ठीक है, हेल्दी डोनर से कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट जाइगोट को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फैलोपियन ट्यूब। इन सब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और इसमें क्या क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। आज हमने टोटल 54 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के। छोटा सा चैप्टर था बट फिर भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमने सब ट्राई कर लिए, तो सब क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।